जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक और नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम यह जान लें कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है, यानी कि अगर एग्जामिनर हमारे से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो किस तरह से पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पढ़ने से पहले एक कह सकते हैं सिंपल टॉपिक है, टॉपिक ही बोल सकते हैं, एक हेडिंग है, उसको कवर कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियो में हमारी अगर देखा हो, तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, और उस कूलम्ब्स लॉ में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है ये? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पहले आप जाकर इस वीडियो को देख लें, ताकि आप इस फॉर्मूले से क्या हो जाए, परिचित हो जाए कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है। वो डेफिनेशन कह सकते हैं एक नंबर में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। तो क्या होता है उसके अंदर हमारी डेफिनेशन क्या होती है? वो होती है हमारी 1 यूनिट। क्या होती है? यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। और वो पूछ ले डेफिनेशन किसकी? 1 कूलाम की। किसकी डेफिनेशन? 1 कूलाम की। 1 कूलाम क्या होता है? तो हम इस कूलाम्स लॉ की मदद से 1 कूलाम चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे? सिंपल, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो क्या मानते हैं हम यहाँ पर? मान के चलते हैं, पहले समझ लो फिर बाद में लिखते हैं इसमें क्या करना है। हम मान के चलते हैं कि लेट किया हमने कि जो चार्ज Q1 है वो Q2 के बराबर है, और इन दोनों की वैल्यू को हमने Q मान लिया, यानी कि दोनों चार्जेस हमने क्या मान लिए? Q मान लिए हैं। और ये भी मान लिया कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है? 1 मीटर। क्योंकि आपको पता है जब भी आपको यूनिटी को डिफाइन करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सबको क्या करते हैं? यूनिटी कर दें। तो Q1 Q2 को इक्वल किया, वो Q के इक्वल कर दिया। R यानी कि डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना कर दिया? 1 मीटर कर दिया। K क्या होता है? K होता है कांस्टेंट। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि K की वैल्यू कितनी होती है और K का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर K की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने वाला हूँ, वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। जिसको इस वैल्यू में डाउट है कि कैसे आई, तो वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो K की वैल्यू इतनी होती है। अब अगर मेरे को Q की वैल्यू 1 कूलाम्ब लाना है, जरा इमेजिन करना, सिर्फ इमेजिन करना है। क्या? K की वैल्यू फिक्स, R को 1 कर ही दिया, इन Q1 Q2 को हटा के Q कर दिया, इनके दोनों Q हो गए, तो यानी Q स्क्वायर हो गया। सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं Q स्क्वायर हो गया। K की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹, R की वैल्यू 1 कर ही चुके हो। अगर Q की वैल्यू को 1 करना है तो कब होगी Q की वैल्यू 1? तब जब इस फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाए? 9 × 10⁹, ताकि ये दोनों वैल्यूज आपस में कट सकें, तभी तो आंसर 1 आएगा। तो हम क्या मान लेंगे कि हमने Q1 Q2 को तो Q माना ही है, R को 1 मीटर माना है, K की वैल्यू में पता ही है, तो हमने यहाँ पे F की वैल्यू भी अपनी तरफ से सपोज कितनी कर ली? 9 × 10⁹ न्यूटन। कितनी कर ली? 9 × 10⁹ न्यूटन। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे पास ये हो जाएगा F कितना रखा हमने? 9 × 10⁹ K कितना होता है? K होता है 9 × 10⁹। Q1 Q2 कितना होगा? Q स्क्वायर, तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस 9 10⁹ से 9 10⁹ गया, तो Q स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? ±1 कूलाम। आगे चार्ज 1 कूलाम। तो चार्ज 1 कूलाम कब आया? तो अगर हम डेफिनेशन लिखने लगे तो क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन क्या होगी? आइए देखते हैं हम यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन इसकी ये होगी कि हमारा कोई भी चार्ज 1 कूलाम कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब दो इक्वल
इक्वल चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना हो 1 मीटर, यानी दो इक्वल चार्जेस कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 9 × 10⁹ न्यूटन, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, ठीक है ना। तो 9 × 10⁹, तो उस केसेस में दोनों चार्जेस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 कूलाम हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 1 कूलाम। तो अगर हम इसको डेफिनेशन प्रॉपर लिखना हो तो हम कैसे लिख के आएंगे, तो आइए हमें क्या लिखना होगा वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो अपनी जो नोटबुक आपने बनाई हुई है उस नोटबुक में अपना लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी वो लिखना है। तो हमें पता है बाय कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ में क्या बोलता है F = K Q1 Q2/r²। भाई ये कूलाम्स लॉ ने बोला है, अगर Q1 Q2 की वैल्यू को Q के बराबर कर दिया जाए, R की वैल्यू को 1 मीटर कर दिया जाए, K की वैल्यू फिक्स पहले से ही होती है कितनी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और F की वैल्यू को मान लिया जाए 9 × 10⁹ न्यूटन। तो क्या होगा, इन सभी वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये वैल्यूज कट हो जाएगी। तो यहां से Q² किसके बराबर होगा 1 के, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से Q = +-1 कूलाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज। तो 1 कूलाम चार्ज हमारा वो चार्ज है विच रिपेल, जो रिपेल करेगा कैसे, किसको, सिमिलर चार्ज को, विच रिपेल सिमिलर चार्ज, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो विच रिपेल सिमिलर चार्ज कितनी फोर्स से, विद ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, विद अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन। कब, व्हेन बोथ चार्जेस आर सेपरेटेड बाय, यानी जब दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितनी हो 1 मीटर। तो इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और यहां देखेंगे क्या, thus the charge 1 coulomb of charge is that charge which repel a similar charge with a force of, कितनी फोर्स से 9 × 10⁹ न्यूटन से। कब, when both the charges are separated by a distance of 1 meter, both are separated by a distance of 1 meter, then the charge is said to be a 1 coulomb। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन किसकी 1 कूलाम की। तो आप सभी इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी के बारे में हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी सिंपल शो करती है कि जब कोई भी सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो वो कितनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। या फिर ये कह सकते हैं हम सिंपल शब्दों में कि परमिटिविटी रिप्रेजेंट करती है कि मीडियम, यानी कि दो चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है। तो अब यहाँ पर हमारा एक शब्द आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना क्लियर हो रहा है कि ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। या फिर रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होगा, रिलेटिव यानी कि कोई भी परमिटिविटीज के बीच में रिलेशनशिप होगी। तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो हम सिंपल, इसका क्या मतलब होता है, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी। क्या कि जब हम परमिटिविटी लेंगे किसकी, किसी भी मीडियम की, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, यानी किसी भी मीडियम की क्या लेंगे, परमिटिविटी लेंगे, और उसका रेशियो ले लेंगे किसके साथ, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, मतलब वैक्यूम, सिंपल, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, मैंने आपको बताया था परमिटिविटी का सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, और अगर वैक्यूम नहीं है तो एप्सिलॉन लॉन लेंगे। तो क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, तो क्या लेंगे हम, एप्सिलॉन, और परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस यानी कि एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो एक रेशियो है किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद हो क्लास 10th में आपने पढ़ा था एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, पढ़ा था ना। बिल्कुल लगभग ऐसा ही कॉन्सेप्ट, बस वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे परमिटिविटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी यूनिट कैसी थी, यूनिटलेस। तो ये भी कैसी क्वांटिटी, यूनिटलेस। तो अगर हम बात करें कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी यूनिटलेस, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर भी सेम क्वांटिटी है, नीचे भी सेम क्वांटिटी है, तो दोनों की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो अगर हम बात करें, ये तो हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की, और वो क्या है जरा देखना एक मिनट।
देखो क्या करोगे, मान लिया लेट सपोज दैट कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। अभी कहाँ काम आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वहाँ वो बताना जा रहा हूँ मैं आपको। तो सपोज कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 है Q2 है, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, स्मॉल r। सपोज करते हैं कि शुरुआत में यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस है। क्या है यहाँ पर, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, वैक्यूम है, सिंपल कह सकते हैं वैक्यूम है यहाँ पर। तो ज़रा बताओगे यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, हम पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के अंदर। तो क्या होता है, वो होता है हमारा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जिसको इस फॉर्मूले में दिक्कत है वो पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ। आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो होगी, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम K क्या मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे सही तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी फोर्स है, ये जब फोर्स है जब उनके बीच में क्या था, वैक्यूम था। और अब क्या किया, अब वैक्यूम हटा दिया। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ इस फोर्स को नाम सपोज एफ वी कह रहा हूँ। एफ वी का मतलब क्या है, फोर्स जब उनके बीच में क्या था, वैक्यूम था। अब सपोज किया यहाँ से वैक्यूम हटा दिया और यहाँ पे कोई मीडियम डाल दिया। इस बार क्या डाल दिया, कोई मीडियम। मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, वाटर हो गया, ठीक है ना, या कुछ भी XYZ, ठीक है ना। तो अब अगर मीडियम डाल लेंगे तो अब फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा F मीडियम वाला। तो वो कितना होगा, बस ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट हट के एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कब का है, ये है जब हमारा क्या था, मीडियम था। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, Q1 से Q1, Q2 से Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से बचेगा फोर्स वैक्यूम वाली, फोर्स मीडियम वाली इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बचेगा। और अभी पढ़ा है हमने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K। कंफ्यूज मत होना, ये K यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज़ किया तो K हो गया यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ फोर्स मीडियम वाली कितनी होगी, तो यहाँ से FM अगर मैं निकालना चाहूँ, FM का मतलब फोर्स मीडियम वाली, तो FM कितना होगा, ये हो जाएगा वैक्यूम की फोर्स डिवाइड बाय कांस्टेंट यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम रखोगे तो उनके बीच में कुछ फोर्स होगी। सपोज करो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्स कितनी है, 10 या फिर 100 न्यूटन है। कब की, वैक्यूम वाली, यानी कि जब वैक्यूम था, जब कोई स्पेस नहीं थी, यानी कि जब वहाँ पे फ्री स्पेस था तो कितनी फोर्स थी, 10 न्यूटन थी। अब आपने क्या काम करा, अब आपने उन दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम रख दिया। क्या रख दिया, एक मीडियम रख दिया। और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, सपोज करा कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 10 है। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका, 10। इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं, तो K की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। तो अब कह रहा है कि जब हम मीडियम को रख देंगे तो अब फोर्स कितनी होगी, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी, अब फोर्स होगी FM यानी कि मीडियम वाली, और वो कितनी होगी, वैक्यूम वाली का 1/K टाइम्स। तो वैक्यूम वाली कितनी थी, 100, और K कितना है, 10, तो कितनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन। यानी कि कुल मिलाकर जब भी आप कोई मीडियम किसी दो चार्जेस के बीच में रखते हैं तो उस मीडियम का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने ही टाइम्स फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। जैसे सपोज यहाँ पे फोर्स कितना था, 100 था, कब, जब वैक्यूम था। और लेकिन जब एक मीडियम डाल दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 10, तो फोर्स कितनी होगी, 10 न्यूटन। यानी कि 100 से कितनी हो गई, 10 न्यूटन। तो कितने टाइम्स घट गई, जितने टाइम्स उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, यानी कि K टाइम्स। तो 1/K टाइम्स क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आई होप समझ में आएगा। तो अब अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों अगर आपको लिखना होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो हम अपने नोट्स में क्या लिखेंगे, तो अपने नोट्स में आप ऐड करेंगे, हेडिंग बनाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है और रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या बताया था अभी, आपको बताया था रिलेटिव परमिटिविटी और या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइन एज द, ये एक क्या होता है, रेशियो होता है किसका, ऑफ परमिटिविटी, किसकी परमिटिविटी, ऑफ मीडियम की परमिटिविटी। उसका सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन, टू द
डिवाइड में क्या आएगा, टू द परमिटिविटी किसकी, ऑफ ए फ्री स्पेस, एक फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, और उसका सिंबल क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि एक रेशियो होगा किस किस का, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। ये एप्सिलॉन क्या शो कर रहा है यहाँ पर, एप्सिलॉन शो कर रहा है आपका परमिटिविटी किसकी, ऑफ मीडियम, किसकी, मीडियम की। और ये क्या शो कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसकी, ऑफ फ्री स्पेस। तो इन दोनों के रेशो को हम बोल देंगे कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए कैसे यूनिट होगी, ये होगी एक यूनिटलेस क्वांटिटी। अब हम ये देखने जा रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि फोर्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें ये पता है कि जब हम किसी भी दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम को इंसर्ट करेंगे और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, k होगा, तो उसकी फोर्स क्या होगी, 1/k टाइम्स डिक्रीज होगी। तो वो कैसे लिखेंगे हम, आइए उसको देखते हैं। तो अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिख कर आएंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे एज पर कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई दो चार्जेस हैं और उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, वैक्यूम है, तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी, वो होगी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कब, व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस इन बिटवीन देम, यानी कि जब उनके बीच में क्या हो, वैक्यूम हो, वो कितनी होगी, इज गिवन बाय FV। ये FV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स विद वैक्यूम। जब वैक्यूम होगा तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ऐसे जब उन दोनों के बीच में मीडियम डाल देंगे तो फोर्स कितनी होगी, एंड द फोर्स व्हेन ए सर्टेन मीडियम, जब कोई मीडियम क्या कर दिया जाएगा, इज इंसर्टेड इन बिटवीन दैम, यानी कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम डाल दिया जाएगा तो क्या होगी, इज गिवन बाय, तो कितना होगा, FM इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे। जब डिवाइड करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने पढ़ा है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमें पता है एज वी नो K यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि FV अपॉन FV किसके बराबर था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, K के। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि FV, ये अभी देखो यहाँ पे सेक्शन है, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि FV अपॉन FM इज इक्वल टू K। तो ये हो गया FV अपॉन FM इक्वल टू K। तो FV अपॉन FM किसके बराबर हो गया हमारा, K के बराबर। तो यहाँ से अगर हम FM निकाल लें तो FM कितना होगा, FM होगा हमारा FV अपॉन K। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपका कोई भी दो चार्जेस रखे होंगे और उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम होगा, तो उनके बीच में जो भी फोर्स लग रही होगी, चाहे वो कितनी भी वैल्यू की फोर्स हो, उस फोर्स का क्या हो जाएगा, 1/K टाइम्स, और वो K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1/K टाइम्स हो जाएगा कब, जब उसके बीच में हम क्या रख देंगे, कोई मीडियम रख देंगे, यानी कि मीडियम रखने के बाद फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, और कितनी घट जाएगी, जितना उस मीडियम का क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K होगा। तो क्या होगा, दस द अबव एक्सप्रेशन, यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन क्या इंप्लाइज करती है, वो हमें ये बताती है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स है, बिकम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/K टाइम्स। वो कितनी हो जाएगी, 1/K टाइम्स हो जाएगी, किसके, द फोर्स बिटवीन दैम व्हेन देयर इज ए नो मीडियम, यानी कि जब उन दोनों के बीच में क्या था, वैक्यूम था, यानी कोई मीडियम नहीं था, तो जो फोर्स उस टाइम पर लग रही थी उसका क्या हो जाएगी, 1/K टाइम्स हो जाएगी, जब आप उसके अंदर कोई मीडियम डाल देंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहें, पहले तो आपको ये लिखना है, उसके बाद नोट बना के एक पॉइंट लिख लेंगे आप, क्या कि जो वैक्यूम का K होता है ना, नहीं कांस्टेंट होता है, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, वैक्यूम का, वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1। कितना होता है, 1। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हुआ क्लास 10th में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वैक्यूम का 1 होता है, तो ऐसे ही वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। बस इसको यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। जय हिंद।